हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पंजाब का जो लेक्चरर कैडर का एग्जाम है उसमें सोर्स के फॉर्म में आप जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है उसका एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, उनको अगर आप यूज करें, उनके क्वेश्चंस को आप करें तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मेरे पास कुछ वीडियोज़ पड़े हैं पहले के, जिनको मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और होपफुली ये जो वीडियो है इससे आपको काफ़ी अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चंस आपको जो रिलेवेंट मिलेंगे आपके एग्जाम के, तो क्योंकि ये भी एक तरह से PYQs ही हैं तो इनको भी ध्यान से देखना, इनके सॉल्यूशंस को भी ध्यान से देखना। वीडियो पुराने हैं पर समझ में आपको आ जाएंगे, है ना। तो और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। में से ऑप्टिकल फाइबर में किसे यूज किया जाता है या कौन सा फिनोमेना यूज होता है? इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ थिन माइका शीट ऑफ थिकनेस 2 × 10⁻⁻�6। अब यहाँ पर सबसे गंदी बात यह है कि यूनिट नहीं दी है। अब ये क्वेश्चन आधे अधूरे से छापते हैं, इसकी यूनिट है नहीं, चलो कोई बात नहीं। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द वेव, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज यूज्ड 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम विल शिफ्ट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इक्वल्स टू बीटा ओवर लैम्बडा और म्यू -1 × t। बीटा हमारे पास वैल्यू नहीं है, लैम्बडा की वैल्यू है कितनी, 5000 है। तो इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में है तो 10⁻−10 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, म्यू -1 यानी कि 1.5 -1 एंड टी की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻6। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से बचेगा ये बीटा, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2 × 10⁻⁻6 और यहाँ से ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻7। ठीक, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये 7 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 10। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा ये कितना बन जाएगा, बीटा इंटू 5 × 10 तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो यहाँ से 10 पावर ये प्लस का 1 हो जाएगा और नीचे आ गया 5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 बीटा। करेक्ट आंसर इज 2 बीटा यानी कि 2 फ्रिंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, अ पोलराइड इज प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू एन इनकमिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पोलराइड आफ्टर पोलराइजेशन। तो सिंपल सा मालूस लॉ हम यहाँ लगाना है। तो I इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर 45 डिग्री हम यहाँ पर लगा देंगे तो I0 ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा I0/2, I0/2 और सॉरी यहाँ पर ये हो गया इनकमिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पोलराइज आफ्टर पोलराइजेशन। आफ्टर पोलराइजेशन है तो इसको भी हाफ कर दो, इसको भी हाफ कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा ये I0/4, क्योंकि पोलराइजेशन में जब फर्स्ट पोलराइड से वो निकलती है तो वहां पहुंचते ही उसकी जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाती है और उसके बाद जो फॉर्मूला लग रहा है वो हम लगा रहे हैं। ये आ जाएगा I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि आंसर हमारे पास आ जाएगा I0/4, I0/4 विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2 लाइट वेव्स हैविंग देयर इंटेंसिटी, लाइट वेव की इंटेंसिटी दी है 16:9, यानी कि I1:I2 जो हमें दिया है 16:9 है। हमें पूछा है I max अपॉन I minimum, I max अपॉन I minimum। इसका फॉर्मूला होगा √I1 प्लस √I2 और ये हो जाएगा √I1 माइनस √I2 और इसका हमें करना है स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा √I1 अपॉन √I2 प्लस 1 और ये हो जाएगा √I1 अपॉन √I2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर। तो I max अपॉन I minimum, I max अपॉन I minimum। तो यहाँ से रूट कितना है 16/9, 16/9 का रूट करोगे तो ये कितना बन जाएगा 4/3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 4/3 माइनस 1 और इसका स्क्वायर हो जाना है। तो ये हो जाएगा 7/3 और ये बन जाएगा 1/3 और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 49:1 विच इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। साउंड वेव्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल बिकॉज, क्योंकि जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है, इसलिए इनको हम क्या कंसिडर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
द फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट, तो जोन प्लेट की फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है एफ इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन एन लैम्बडा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एफ और ये हो जाएगा एन लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर, एन लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इन ग्रेटिंग विच में बी फुल्ली रिजॉल्व, तो ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्रेटिंग के लिए लैम्बडा ओवर डी लैम्बडा इक्वल्स टू स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन। स्मॉल एन की वैल्यू हमें रखिए 2 है ना, यहां से वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले लैम्बडा की, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या ली जाएगी, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू क्या बनेगी 5890 और प्लस 5896 अपॉन 2, तो ये वैल्यू बनेगी, मैं एक बार बता देता हूं आपको ये वैल्यू क्या बनेगी, तो ये वैल्यू बनेगी 5893, तो यहां से ये वैल्यू बन जाएगी 5893 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि 10 पावर माइनस 10। डी लैम्बडा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो हमें एन निकालना है, तो ये वैल्यू हो गई 5893 इंटू 10 पावर माइनस 10 और यहाँ पर 2 भी लगाओ क्योंकि स्मॉल एन की वैल्यू 2 है, और ये हो गया 6 इंटू 10 पावर माइनस 10। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 491 में इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 2 स्टार्स एमिटिंग येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ, अभी तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है 2 स्टार्स एमिटिंग येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा आर एट अ डिस्टेंस डी, दोनों डी डिस्टेंस पर है, अपार्ट along a line perpendicular to line of vision, they are at distance r greater than d from the point of observation if these 2 stars are to be resolved by telescope, तो टेलीस्कोप से रिजोल्यूशन लिमिट का फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है, वो हो जाएगा कितना 1.22 लैम्बडा ऑन, ये होता है ए का मतलब है जो डायमीटर में निकालना है, और ये इक्वल हो जाएगा डी ओवर आर, तो यहां से हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.22 लैम्बडा आर अपॉन डी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1.22 लैम्बडा आर ओवर डी विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर की बात चल रही है ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.2 मीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस इफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिलेंडर इज 12 जूल इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पर एक तो हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर से और इसको हम लिखते हैं इससे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हाफ mv स्क्वायर, और सॉलिड सिलेंडर की यहाँ बात चल रही है तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आई की वैल्यू होती है mr स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 mv स्क्वायर बाहर आ गया, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बच गया 1 + 1/2, तो यहां से हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये बन जाएगी कितनी 3/2, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 3/2 इंटू हाफ mv स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 12 जूल, तो ये 12 जूल के इक्वल है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8 जूल ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 जूल आ जाएगी। अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है प्लस टोटल रोटेशनल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी, तो यहाँ टोटल हटा लो, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल, ये किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली 8 जूल, तो हमें रोटेशनल एनर्जी की बात चल रही है, तो यहाँ से टोटल एनर्जी में से माइनस कर दो किसको, काइनेटिक एनर्जी को, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 जूल यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज क्यू फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर वेरीज विद टाइम टी, तो चार्ज जो है उसकी वैल्यू है क्यू और क्यू कितना है 80 माइनस BT स्क्वायर, करंट जो होती है वो क्या होती है, वो होती है dq ओवर dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा a 2BT इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम टाइम की लिमिट निकाल लेंगे, वो आ जाएगी a अपॉन 2b। नाउ वी नो दैट कि जो हीट है हीट वो कितनी होती है I स्क्वायर RT, तो इसको हम इंटीग्रेट करके लिखे तो लिमिट लगा देंगे कहाँ से, 0 से a अपॉन 2b, और I कितना हो गया dq अपॉन dt, तो dq अपॉन dt का मतलब हो गया a माइनस 2bt, है ना, ये कितना हो गया a माइनस 2bt, इसका हो रहा है स्क्वायर, और ये r रहेगा ही और t की जगह कितना हो गया dt हो गया,
यहां से हम इसको सॉल्व करके जब इसकी हम लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए क्यूब आर अपॉन 6b। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब आर अपॉन 6b विच इज ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंटिंग वेक्टर एट द सरफेस ऑफ लॉन्ग सिलेंडर वायर ऑफ रेडियस आर लेंथ एल कैरिंग अ करंट आई व्हेन इट्स एंड आर केप्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की, पॉइंटिंग वेक्टर को हम लिखते हैं एस से, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ई क्रॉस एच। इसके अलावा जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो किसके बराबर भी होता है, वो पावर ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू पूछी जा रही है। पावर जो हो गई वो क्या होगी, वोल्टेज इनटू करंट, और एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3.0 mm have a capacitance of 10 picofarad and are charged to a potential of 12 volt a battery. The plates are disconnected. So when plates are disconnected, when battery is removed, तो बैटरी को जब आप रिमूव कर लोगे तो उस केस में क्या होगा, चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि ये होगा Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2। C1 जो होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन A अपॉन D 1, और V1 इक्वल्स टू ये क्या होगा, एप्सिलॉन A अपॉन D2 और V2। तो एप्सिलॉन A से एप्सिलॉन A कैंसिल, 1 अपॉन D1 यानी कि ये हो गया 3, और V1 की वैल्यू कितनी है, 12 है। 1 अपॉन D2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5, तो ये कर दिया मैंने 0.5, और ये हो गया V2। तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इंटू 0.5 अपॉन 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4, और ये आ जाएगा 20, है ना, 4 5 20 20। तो ये 2 वोल्ट के आसपास आएगा। तो ये 2 वोल्ट आंसर आना चाहिए, है ना, चेक कर लेना एक बार। तो आंसर इसका यहाँ पर मैच ही नहीं हो रहा है कोई सा भी, इसका आंसर ऐसे ही निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये डायमेंशन में कुछ गड़बड़ है, डायमेंशन एक बार चेक कर लेना आप। डायमेंशन सॉरी, जो यूनिट दी गई है यूनिट एक बार चेक कर लेना। यूनिट या तो ये होगा कि ये 5 mm होगा, क्योंकि जब 5 mm होगा तो 20 आंसर आएगा, अदरवाइज तो इसका आंसर कोई मैच हो नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 1D ग्राफ जनरेटर आर समटाइम्स बिल्ट हॉरिजॉन्टल बिकॉज दे एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब कंडक्टर, ये क्वेश्चन आपको इस तरह का मैं आपको काफी बार करा चुका हूं। यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं हम VDNEA। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालनी है, उसका फॉर्मूला बन जाता है I इक्वल्स टू NEA। आई की जो वैल्यू है वो दे रखी है 20 एम्पियर। देन उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो गए 10 पावर 29। उसके बाद E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। देन एरिया जो हमें दे रखा है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा 10 पावर माइनस 3 विच इज ऑप्शन डी। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी हाइड्रोजन एटम की दे रखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो किसी न्यूक्लियस के अंदर जो उसके न्यूक्लियॉन से उसको बांध के जो रखती है उसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, है ना। या किसी कॉन्फ़िगरेशन को जो बनाए रखती है उसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। Li++ लिथियम प्लस यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए इसकी एनर्जी निकालनी है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो n की वैल्यू 2 हो गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो E की वैल्यू कितनी होती है, वो हो गई 13.6, यानी कि ये बाइंडिंग एनर्जी। और क्या होता है, Z² अपॉन n², Z² अपॉन n²। अब लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो ये हो जाएगा 13.6 और 3 का स्क्वायर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2²। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर इज बी, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन LCR सर्किट इंडक्टेंस, देखो कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस। तो फॉर रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, रेजोनेंस की कंडीशन में आपको लिखना है L1C1 इक्वल्स टू L2C2, L1C1 इक्वल्स टू L2C2, ठीक है।
तो L1 जो है वो L और C1 की वैल्यू C, L2 की वैल्यू हो गई L/2, C2 आपको चाहिए तो यहाँ से C2 की वैल्यू आ जाएगी 2C, C2 की वैल्यू आ गई 2C विच इज ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास हैविंग चार्ज प्लस Q एंड प्लस 9Q, तो हमें क्या बताना है, स्पीड। देखो भाई कैसे करेंगे, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बराबर कर दो चार्ज इंटू वोल्टेज, यानी कि Q1 इंटू V। V क्या है, वोल्टेज है, दोनों का सेम वोल्टेज है, इसको मैं V1 लिख देता हूं एक बार। ये हो जाएगा हाफ M1 V1 स्क्वायर Q1 की वैल्यू कितनी है Q, और ये हो गया V। सिमिलरली हाफ M V2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास सेम है इसलिए मैंने M ही लिखा है, और Q2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 9Q, और ये हो गया V। वोल्टेज भी दोनों का क्या है, सेम है। मैं इनका क्या बताना है, इनका स्पीड का रेशो बताना है, तो ये V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू आ जाएगी 1/3, 1/3, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बहुत ही चंपू सा क्वेश्चन है, इसमें लिमिट x टेंस टू 0 ये आपको बताना है, तो ये है sin 2x और इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, x टेंस टू 0, इसको आप लिख दो sin 2x और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x वैल्यू बनती है 1, तो ये वही वैल्यू बन गई sin 2x अपॉन 2x, ये क्या वैल्यू दे देगा 1, तो इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2। करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑन टीएस डायग्राम द आइसोथर्मल्स, तो टीएस डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया T, ये हो गया S। तो टीएस डायग्राम पर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कार्नोट इंजन के लिए जो हीट है वो है 3000 किलो कैलोरी। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है ईटा, वो होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1, और ये इक्वल होता है किसके, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, हीट सप्लाई। तो यहाँ पर T1 जो है, T1 टेम्परेचर वो कितना है 627 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 627 का मतलब हो गया 900, है ना, ये कितना हो गया 900, और T2 की वैल्यू कितनी हो गई T100, तो यहां से सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 600 माइनस 300 अपॉन ये कितना हो गया T2 माइनस T1 माइनस T2 अपॉन T1, T1 की वैल्यू कितनी हो गई 600। देन वर्क डन, हमें निकालना ही वर्क डन है, तो ये वर्क डन हो गया। और हीट सप्लाई जो हो रही है वो कितनी हो रही है, हीट सप्लाई 3000, तो ये हो गया 3000 किलो कैलोरी, किलो का मतलब हो गया 10 पावर 3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वर्क की जो वैल्यू आएगी वो जूल में निकालनी, जूल में निकालने के लिए जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 4.2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो मैं एक बार करके बता देता हूँ, तो यहाँ से कितना बनेगा, ये 900 है, 900, तो 900 माइनस 300 ये हो गया 600, 600 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा कितना 6/9 इंटू 3000 इंटू 10 पावर 3, और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4.2 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.4 इंटू 10 पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है थर्मल इनर्शिया, थर्मल इनर्शिया किसको कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए थर्मल इनर्शिया कहते हैं एंट्रोपी को, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज E, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है E प्रोपोर्शनल टू T पावर 4, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 16E। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल हैव द सेम RMS वेलोसिटी एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो RMS जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है 3RT अपॉन M, दोनों के लिए बराबर कर ले, तो यहां से हम इसको लिख लेंगे 3RT RT, ये किसके लिए लिख लूं मैं, ये लिख लूं ऑक्सीजन के लिए, ये R हो गया, और मास कितना हो गया 32, और ये हो गया 3R, और ये हो गया क्या T हाइड्रोजन के लिए, और यहां पर ये हो गया 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो T हाइड्रोजन की वैल्यू केल्विन में निकालेंगे हम, केल्विन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2768 केल्विन, 2768 केल्विन, और आपको आंसर चाहिए
इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसमें से -273 कर दो, -273 करोगे तो ये आंसर बन जाएगा 2495। 2495 डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कप ऑफ टी कूल्स फ्रॉम, अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यानी कि डेल्टा, फॉर्मूला लिख लो इसका, तो डेल्टा थीटा अपॉन टाइम इक्वल्स टू के, और उसके बाद हमें लिखना है टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग। तो सबसे पहले यहाँ इसके लिए टी एवरेज की वैल्यू लिख लें। तो इसके लिए जो टी एवरेज बनेगा वो वैल्यू बनेगी कितनी, वो बनेगी 64, इसके लिए 64 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी केस में जो डेल्टा थीटा बनेगा उसकी वैल्यू बनेगी 3, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से, और टाइम जो हमें 1 मिनट है, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स, या 1 मिनट में रहने दो, तो ये हो गया 3/1 के, टी एवरेज की वैल्यू हो गई 64, और सराउंडिंग की जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो 22.5। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, और के की वैल्यू आएगी 3/41.5, 3/41.5 ये के की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कंडीशन में हमें दिया है 46.5 से 40.5, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे टी एवरेज की वैल्यू। तो ये वाली जो टी एवरेज की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 43.5, ये आ गया 43.5, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, डेल्टा थीटा की। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाएगी 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें सेम वैल्यू इन मिनट्स, तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें बोला है कि इन द सेम रूम, तो डेल क्यू अपॉन टी इक्वल्स टू के की वैल्यू आ गई 3/41.5, और टी एवरेज यहाँ से निकल गया 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और माइनस कितना करना है, सेम रूम है तो 22.5। डेल्टा क्यू की वैल्यू 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 मिनट्स, है ना। टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इंडिकेट्स दैट एन इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट इन केस ऑफ सबस्ट्रेट विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। ऐसे सबस्ट्रेट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सॉलिडिफिकेशन पे, उनके लिए प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, तो शॉर्ट के डिफेक्ट। फिर पूछा है, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ टंगस्टन is 2300 Armstrong, the energy of the electrons ejected from the surface by ultraviolet light of wavelength। तो यहां आपको लगाना है hc अपॉन लैम्बडा माइनस hc अपॉन लैम्बडा नॉट, और ये किसके बराबर होगा, आंसर के बराबर होगा, यानी कि ke के बराबर होगा। तो इसको आप ऐसे लिख दें, आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखा है तो इसको 12400 अपॉन, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 1800, और ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड है ना, तो ये 12400 डिवाइड बाय 2300। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, अनसर्टेनिटी किसमें, पोजिशन में पूछिए, तो फॉर्मूला हो गया डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो हमें निकालना है वेलोसिटी, तो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन, यहां से हो जाएगा मास, mv होगा ना, तो मास, और पोजीशन हो गई डेल्टा x, और ये 4 पाई। ये जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नियर अबाउट आंसर आएगा 170 सेंटीमीटर पर सेकेंड।